बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, पीटीआई में तोड़ फोड़ जारी है। डूबती कश्ती से मुसाफिरों के उतरने का सिलसिला भी उरूज पर है। साबिक वफाकी वजीर हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मुराद राज साहब और जनूबी पंजाब से साबिक अरकान असम्बली ने पीटीआई के बयानी की मजम्मत की है और पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। जहाँ पीटीआई में टूट फूट दिखाई दे रही है, वहीं मौसमी सियासतदानों ने अपने नए आशियाने भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। पीटीआई छोड़ने वालों का रुख पीपल्स पार्टी और काफ लीग की तरफ दिखाई दे रहा है, मगर आजकल जहांगीर तरीन भी मुल्क की सियासत में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने लाहौर में वो मौजूद हैं और ये इत्तला सामने आ रही है कि जहांगीर तरीन ने एक नई सियासी जमात बनाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इस नई जमात में तरीन ग्रुप के अलावा अलीम खान समेत पीटीआई के नाराज़ अरकान और कई रहनुमा हैं जो इसका हिस्सा होंगे। अंदरूनी सिंध, केपी और बलूचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं की जहांगीर तरीन से राब्ते हैं और ये बताया जा रहा है कि जनूबी पंजाब, जिनमें डीजी खान, राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, विहाड़ी, लोधरा और मुल्तान के कई सियासी ख़ानदान हैं जो इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसी से मुतालिक हम सवाल रखेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, जवाद फैज़ी साहब, इस्माइल कासिम साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि 9 मई के वाक़यात के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तेज़ी से बिखर रही है। हर रोज़ 2-2, 3-3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पार्टी को छोड़ते हैं। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी थे जहांगीर तरीन जो मुनहरिफ हुए, अब अभी इस वक्त अदालती नाअहली का भी उन्हें सामना है, लेकिन सियासी तौर पर वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने नई जमात का फैसला किया है। आपके ख्याल में मौजूदा सूरत हाल को में जो जहांगीर तरीन दोबारा एक्टिव हुए हैं, ये पीटीआई के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? और ख़ुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी खबरें आ रही हैं, कई अहम रहनुमा जहांगीर तरीन में जा सकते हैं, तो क्या ये एक नई पार्टी होगी और ये कितनी फ़ाल होगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको हम खास तौर पर इमरान खान साहब का कहेंगे, उनके लिए कितना नुकसानदेह होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जहांगीर तरीन साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने लोगों से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा। इमरान खान साहब के साथ भी जो उनका ताल्लुक था तो उन्होंने पूरी वफा की, लेकिन वो बेचारे भी उसी चीज की नजर हो गए जिसकी नजर तारीख इंसाफ पूरी हो गई है। सियासी मैदान के अंदर जब आप फैसले जो हैं वो गैर सियासी अंदाज में करें, और फिर मैं तो नहीं कहना चाहता लेकिन मैंने खुद देखा है, हम ये बात इमरान खान साहब से गुजारिश भी करते थे कि कुछ चीजें जिस अंदाज से वो कर रहे थे वो कोई सियासी भी नहीं थी और उस एतबार से कोई समझ भी नहीं आ रही थी। और आज जहां पे तारीख इंसाफ आगे खड़ी हो गई तो ये बहरहाल इसमें किसी और का कम गुनाह है, उसमें इमरान खान साहब का सबसे बड़ा गुनाह है और वो लोग जो सबब बने इसका। मैं आपको हकीकत बताऊं कि मुझे बड़ा 2 दिन से जो मैं देख रहा हूं तो एक आम कारकुन का बेचारे का तो कोई गुनाह नहीं ना होता। कारकुन तो अपने लीडर और अपनी जमात के ऊपर फिदा होता है। जो लीडर थे, जो खान साहब के इर्द गिर्द लोग थे जो उन्हें कहते थे कि आप ही इमाम इनकलाब हैं, जनाब टकरा जाइए, ये जनाब फौज क्या चीज है और इदारे क्या चीज है आपकी, वो सबसे पहले भागे हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बाय बाय टाटा। खान साहब को इस मुकाम पर जहां बहुत सी और चीजों ने पहुंचाया था, वहां इस किस्म के मुशीरों ने पहुंचाया था। और मैंने आखिरी मीटिंग में कहा था कि खान साहब ये जो आपको कह रहे हैं ना कि, और झूठ बोल रहे थे, बिल्कुल गलत बयानियां कर रहे थे खान साहब के सामने कि फलाने ने फलाने को फलानी जगह भेज दिया, फलाने ने फलानी जगह भेज दिया। मैंने कहा जी ऐसा नहीं है। लेकिन आज खान साहब सोचते होंगे कि जनाब अपना ये सारा कुछ जो मुझे कहने वाले थे, जो मुझे कहते थे खड़े हो जाएं जनाब, बात ही कोई नहीं, तो ये सीढ़ी खींच के खुद कहाँ चले गए हैं। तो जहां तक जहांगीर तरीन साहब की बात है तो जहांगीर तरीन साहब बिलाशुबा उनके लोगों से अच्छे ताल्लुकात भी हैं और वो उनके पास लोग भी हैं। उन्होंने राब्ते नहीं तोड़े अपने, और इलेक्टेबल्स जो हैं बिलखुसूस साउथ पंजाब से जो बड़े बड़े खानदान हैं, मां सवाए शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो पहले भी उन्हीं की वजह से तारीख इंसाफ में आए थे, यहाँ उनको लाया गया था। तो जहांगीर तरीन साहब अगर कोई जमात बनाते हैं या तारीख इंसाफ का कोई ग्रुप बनाते हैं तो उनके साथ एक जिसे आप कह ले मुनासिब तादाद लोगों की जरूर जाएगी। अब वोट बैंक की बात है कि वोट बैंक जो इमरान खान साहब का है उसमें कितना डेंट पड़ता है,
9 मई ने बहरहाल लोगों को रंजीदा किया है। 9 मई को जो कुछ हुआ है, और आप देखें कल यौम तकरीम पाकिस्तान शुहदा जो मनाया गया, जी जी जी, खान साहब का मुझे दुख हुआ है इस बात का। कल खान साहब के पास बहुत बड़ा दिन था, वो कल ऐलान करते, खुद निकल पड़ते कि मैं अपने शुहदा को खराज तासीर पेश करने के लिए निकलता हूँ, ये मेरे शुहदा है। तो ये 9 मई का इजाला कर सकते थे कल का दिन जो गया, लेकिन आप देखें उनका आप एक मैसेज नहीं दिखा सकते कि जिसमें उन्होंने कल यौम तकरीम शुहदा के मौके पे कोई पैगाम दिया हो। तो तरीन साहब मुझे लगता है कि जितना हदफ उनका है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। सही, आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन अपने हदफ के मुताबिक लोग इकट्ठे कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अब इस वक्त जो मौजूदा सियासत है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिस तरह से इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि अगर मेरे माइनस होने से मामला हल हो सकते हैं तो कर लें, और गैर मशरूत तरीके से वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में जिस तरह हाफिज ताहिर साहब कह रहे हैं कि वोट बैंक तो जाहिर है पीटीआई इमरान खान के साथ है और बहुत वोट बैंक जो है वो इमरान खान साहब का है, तो आप जहांगीर तरीन साहब की सियासी जमात बनाने की जो बातें हो रही हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं? और बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा सियासत में इस नई जमात की कितनी अहमियत होगी? इम्तियाज़ गुल साहब जी, मालूम नहीं कितनी अहमियत होगी, इसलिए कि ये लोग मुसलसल एक जमात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में आ रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब भी इस हवाले से मशहूर हैं, बासर इंसान हैं, सनतकार हैं, बड़े ज़मींदार भी हैं, और ज़ाहिर है उनका अपना एक हल्का नियाबत है। लेकिन एक बात बहरहाल सब पे बड़ी आया है कि जब मुशर्रफ साहब के साथ भी ये थे, फिर ये पीटीआई के साथ आ गए, पीटीआई से अभी एक और नई पार्टी बनेगी, तो जिस काम के लिए पीटीआई बनाई गई थी या जो इरादा जाहिर किया गया था, ये तो बिल्कुल वही काम, यानी जिसके अगेंस्ट, जिसके खिलाफ, जिन रुझानात की सरकोबी के लिए या उनके खिलाफ ये तहरीक बनाई गई या पार्टी बनाई गई, जो एजेंडा भी था या बयानिया था इमरान खान का, ये सारे काम तो उसके बिल्कुल उलट हो रहे हैं। तो इसलिए उसकी जो आपकी समाजी कबूलियत है वो एक बहुत बड़ा इशू हमेशा रहेगा। वो बिल्कुल ऐसी ही जैसे पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी तो उसका कोई फिर अता पता नहीं चला, फिर एमक्यूएम हकीकी बनी, पीएमएल यानी मुस्लिम लीग ने पता नहीं 1 दर्जन बच्चे दिए मेरा ख्याल है, पता नहीं कब फंक्शनल लीग और क्यू लीग और पता नहीं क्या क्या बनी। तो वो है कि मुसलसल एक जो हमारी सियासी जमातों की बिसात है वो बिखरती चली जा रही है, तकसीम दर तकसीम होती चली जा रही है, और उसका नुकसान ज़ाहिर है पाकिस्तान के आवाम को है, और दूसरी तरफ इसके नतीजे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है वो उसी तरह चूँकि यकजा है तो वो उस तरह तंदुरुस्त व तबाना है, जबकि सियासी मैदान में ये बार बार वही लोग हैं मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ झंडों के तले इकट्ठे हो रहे हैं। तो कोई बहुत अच्छी मिसाल नहीं है। पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है वो तरक्की नहीं कर रहा है, वो उस गिरदाब में से नहीं निकल रहा है जिसमें फंसे हुए हैं कि बाहमी मुखासमतें हैं, शख्सियत परस्ती है, लोग सिर्फ शख्सी एजेंडे को लेके आगे चलते हैं कि किस तरह अपने मुखालिफ को नीचा दिखाना है। भले कोई भी पार्टी हो, सब ने वक्तन फवक्तन जब भी मौका मिला यही काम किया कि मेरा मुखालिफ नीचे चला जाए, मुझे उस पर सबकत हासिल हो। तो उसमें पाकिस्तान जाहिर है द लूजर इज पाकिस्तान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसमें वाकई पाकिस्तान का स्टेट का नुकसान। इम्तियाज़ साहब, एक ज़िमनी सवाल आपके ख्याल में, क्योंकि अब चूंकि ये बात हो रही है और खुलकर हो रही है 9 मई के वाक़यात के बाद, जिस तरह लोग भी छोड़ रहे हैं, इमरान खान साहब अगर माइनस होते हैं तो आपके ख्याल में पार्टी की आदत कौन संभाल सकता है? देखिए, पार्टी जिस तरह भुट्टो के बगैर पीपल्स पार्टी का तस्वर मुमकिन नहीं है, जिस तरह शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून का तस्वर मुमकिन नहीं है, इस तरह पीटीआई इमरान खान के बगैर फिलहाल कम से कम इस पीटीआई का तस्वर मुमकिन नहीं होगा। तो अभी तो टाइम पड़ा है, देखेंगे इसका नतीजा क्या निकलता है। इतना जल्दी मेरा ख्याल है इमरान खान छोड़ेंगे भी नहीं, और अगर हुआ जाहिर है अगेन मैं कहूँगा कि उसमें नुकसान किसी और का नहीं है, पाकिस्तान का है।
सही जी। जवाद फैज़ साहब, नई जमात जो जहांगीर तरीन साहब फिर फाल हुए हैं, पीटीआई में ऑलरेडी तोड़ फोड़ है, लोग उधर जा रहे हैं। और जब पाकिस्तान इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी तो आपको याद ही होगा जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ बहुत दौड़ा था और उन्होंने बहुत काम किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ख़ास तौर पर क्योंकि वो इमरान खान साहब के बड़े अच्छे और करीबी दोस्त रह चुके हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के लिए बड़ा जहाज़ भगाया था और लोगों को खुद लेके आते थे और शामिल करवाया था। तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं, कितने बासर हो सकते हैं अब, और जो इस वक्त सियासत जिस डगर पर है उसमें एक नई जमात की शमूलियत को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो नई जमात बनाएंगे और फौरी तौर पर वो छा जाएगी। जिस तरह पीटीआई के हवाले से ये बातें हैं कि वो शायद उस तरह से कामयाब ना होती, लेकिन क्योंकि पीछे लोग थे, उन्होंने एक हीरो बनाया, एक कामयाब करवाया, वजारत उज़्मा भी दिलवा दी। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई असर पड़ेगा पाकिस्तानी सियासत पे। रह गई बात, जिस तरह बरदरम हाफिज़ साहब फरमा रहे थे, अशरफी साहब, कि 9 मई का वाक़या होता है, खान साहब अब तक खुल खुला के उसकी कोई मजम्मत नहीं कर पा रहे जिस तरह करनी चाहिए। जिस तरह वो लोगों को उकसाते थे कि आइए और कूद पड़ो और निकल पड़ो और आ जाओ और कफन बांध लो, और कफन यहाँ लहराए भी गए इस्लामाबाद में धरनों के दरमियान, और कब्रें भी खोदी गई। ये वो जो ट्रेनिंग थी उसका हमने खुमियाजा भुगता है, पूरी दुनिया में जो जग हसाई हुई है। और इन हालात में देखा जाए, और सही फरमा रहे थे हाफिज़ साहब कि कल यौम तकरीम शहदा के हवाले से ही कोई बयान फरमा देते, बल्कि आज तो उल्टा जो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है उसने तो मजीद कलई खोल दी है कि एक ऐसा लीडर जो अपने पीछे लोगों को लगा के और वो कहता हो कि जो मैं कहता हूँ नाउज़ बिल्लाह के कुन फयकून, जो मैं कहूँ हो जाना चाहिए, और वो ना फ्रैक्चर साबित हो रहा है, बल्कि अब्दुल कादर पटेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खुल खुला के कह दिया गया किस तरह लिकर है, किस तरह ड्रग्स हैं, किस तरह इस्तेमाल है और ज़हनी उनकी कैफियत क्या है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में किस तरह मुमकिन है कि खान साहब जो है बड़े आला अहसन फैसले कर पाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई को वन मैन शो बना के रखा गया और उसमें जमहूरियत ना पनपने दी गई, उस पर इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं किया गया। और हाफिज़ साहब इस बात से भी आगाह है कि जब मीटिंग हो और उसमें खातून खाना आगे कह दे ये बंदे काले काले नजर आ रहे हैं, इनको इजलास से बाहर निकाल दिया जाए, दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाए, अंदर ना आने दिया जाए, तो वो सियासी जमातें किस तरह पनप सकती हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं। लिहाजा वन मैन शो खत्म हो जाना है। और उसके बाद जहाँ तक ये बात रह गई कि सियासी जमातें, हाँ, इनके अंदर तरीन साहब अहमियत भी रखते हैं, असर भी रखते हैं, जिस तरह इम्तियाज गुल साहब फरमा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा कोई कारनामा, ऐसा कोई बड़ी कोई जमात मुझे फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। और तब तक वो बन भी नहीं पाएगी जब तक इस्टेब्लिशमेंट इस पे कायम रहेगी, इसकी कायल रहेगी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता फिर से वो सियासत में आए तो रातों रात बड़ी अच्छी तंजीम भी बन सकती है। सही है जी। इस्माइल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं नई जो जमात, सियासी जमात अगर कायम होती है जहांगीर तरीन की सरबराही में, कितनी बेसिकली तो जो इम्तियाज़ गुल साहब बात कर रहे हैं कि यहाँ किसी का नुकसान नहीं हो रहा सिवाय पाकिस्तान के, तो क्या आप समझते हैं कि इस मौके पर हमारी सियासत में क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? क्या इस जमात का कोई इनपुट हो सकता है? आने वाले दिनों में किस तरफ जाते हुए मामला सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, देख रहे हैं आप? देखिए, सियासत की बात की जाए, जमहूरियत की बात की जाए, तो आजकल वो कुछ समझ में नहीं आती, बिकॉज जो भी रवायात या जो कुछ भी आजकल हो रहा है वो बिल्कुल उसके बरक्स है, कम्प्लीटली अपोजिट टू दैट। वॉइसेस होती हैं, आवाज़ होती है, आवाम का मैंडेट होता है, आवाम की चॉइस होती है। आप उसको जमहूरियत से इस तरह निकाल कर ख़त्म नहीं कर सकते कि आप एक पार्टी को ही ख़त्म कर दें। कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जिस तरह से खड़ी हुई उसकी आप अगर कोई मजम्मत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि दैट शुड बी अनफ, वो करनी चाहिए। हट के बिल्कुल ही लोगों की आवाज़ ही ख़त्म कर देना, मतलब अगर डॉट्स को कनेक्ट करें ना तो 2+2 होता नहीं है कि अगर आप कहें कि बिल्कुल सही हो रहा है और नॉर्मलाइज हो रहा है, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि 27 साल की एफर्ट जो है वो 8-10 दिनों के अंदर सारी पार्टी छोड़ के चली जाए। बाकी जहाँ तक बात है कि अगर नई पार्टी बना दी जाए तो वो भी देन अगेन डजंट मेक सेंस। आप नई पार्टी ले आएँ, मैं भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब में तहरीक इंसाफ है, कोई भी एक नई सियासी जमात ले आएँ और ये पीटीआई निकल गई सर्किट से। आप मुझे बताएं फिर पाकिस्तान आ गया, तो फिर इम्तियाज़ गुल साहब की बात तो बिल्कुल ठीक है, तो लूज़र तो फिर भी पाकिस्तान रह गया। क्यों? क्योंकि मैं इकॉनमी की बात कर लेता हूँ। इकॉनमी को अगर हम लेके आ जाएँ तो 6.1% की ग्रोथ रेट थी। आप भी कल सेक्रेटरी प्लानिंग की कल अपने मीटिंग्स हैं और उसी आप कमेटी की मीटिंग्स को पढ़ लें आप, तो 6.1% की ग्रोथ रेट थी आखिरी साल के अंदर, जो कि कल 0.3% पर रिकॉर्ड हुई है। सर्विसेज सेक्टर की नॉमिनल ग्रोथ है 0.9
सेक्टर की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.4% थी कि जो वापस आ गई है कोई 2.34% पे। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर 1.6% पे है। 60 साल के अंदर हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है जो कि 36% पे गया हुआ। तो फिर आप फैक्ट्स को देख लें, इमरान खान नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं है, यही लोग हैं। तो इन लोगों की अगर ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस है तो मैं तो नहीं वोट दे सकता। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास तो चॉइस ही खत्म होगी। तो फिर मैं क्या वोट ही ना दूं? फिर मेरा वोटर टर्नआउट जीरो हो जाएगा। तो फिर डेमोक्रेसी कहां पे गई? तो फिर तो वही अथॉरिटेरियन रिजीम मान गई। तो डॉट्स कोई इख्तलाफात नहीं, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ सिर्फ लॉजिक को देख लें, समझ लें। ये जो लफ्ज़ भी टूट रहे हैं ना, ये इसी वजह से टूट रहे हैं बिकॉज इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हैं। साइकोलॉजिकली आपको समझ नहीं आ रही। अभी आपने कह दिया जी इमरान खान साहब, हमने यूरिन सैंपल से एक बंदे का साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर लेगा, वो मेंटली स्टेबल ही नहीं है। मतलब ये क्या बातें हैं? और आप उस चीज़ को एयर भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं, ओन भी कर रहे हैं, उसको अपने एनालिसिस के अंदर भी कोट कर रहे हैं। अगर ये आप अपने एनालिसिस में एटलीस्ट उसको कोट ना करें, कोई लॉजिक को देख लें। मैं तो लॉजिक और स्टैट्स की बात करता हूँ, मैंने निकाल के आपको 8-10 दे दिए। तो डिसअपॉइंटिंग सी मतलब वो लगती है कि पाकिस्तान जो है इस सारे के अंदर हारता जा रहा है, लोगों की या पार्टियों की किसी इदारे की जीत नहीं हो रही। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यही बात जो हम बार बार कहते हैं, इस सारी आर की जो जंग है ये सब के अपने अपने फ़ायदे मफाद की जंग है और इसमें आम आदमी कहीं पर भी नहीं है। वही बात है, आम आदमी को आप भूल गए हैं, लेकिन जिस धरती पर, जिस ज़मीन पर आपने हुकूमत करनी है, जिस पर आपका इक़्तिदार है और जिसके लिए आप जंग कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको नुकसान मत पहुंचाएं। ऐसे डिसीजन मत लें जिससे आपकी अर्ज़ वतन को नुकसान हो। बहरहाल ये सबके लिए भी है और ख़ास तौर पर जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं और 9 मई के वाक़यात की बात करते हैं, तो वो सूरत हाल आपके सामने। अब देखना ये है कि अब ये नई सियासी जमात किस तरह का इनपुट होगा और कितने और लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें शामिल हों। अब ये आने वाले दिनों में ही अंदाज़ा होगा। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, हुकूमत चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर मुबैना ऑडियो लीक्स के लिए जुडिशल कमीशन बनाया गवर्नमेंट ने, मगर चीफ जस्टिस ने इसे जजेस के दरमियान इख्तलाफ राय पैदा करने की कोशिश करार दिया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आने के बाद हम सवाल ये रख रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का मुस्तकबिल क्या है और क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाकर जजेस में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। किसी भी जज के कंडक्ट के मुतालिक अगर कोई मवाद या कोई इशू या कोई मैटर ऐसा हो जो ज़ेरे बहस लाना हो, तो वो सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी और फोरम पे ना तो वो बहस हो सकती है, ना उसको डिस्कशन में लाया जा सकता है, ना उसके मुतालिक कोई कमीशन बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी है और ये आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के मनाफी है। और अदलिया को अंडरमाइन करना, उनको ज़ेरे बहस लाना और उनके खिलाफ प्रोसीड करना, मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से हम जुडिशरी को अटैक कर सकें। नाज़रीन, मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। कमीशन ने मुबैना ऑडियो से जुड़ी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत 4 बड़ी शख्सियात को 27 मई को तलब किया है और ज़ेर तहकीक 9 ऑडियोज़ हैं जिसके ट्रांसक्रिप्ट भी जारी कर दिए हैं। मगर आज इस हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की और समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को बेंच से अलग होने और लार्जर बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ जजेस ने भी सवालात की बौछार कर दी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि बताया जाए चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर कैसे जुडिशल कमीशन बनाया गया, हुकूमत कैसे अपने मकासद के लिए जजेस को मुंतखब कर सकती है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन आर्टिकल 209 से तजावुज़ है और ये अदलिया के इख्तियारात से मुतसादिम है। उन्होंने साथ ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के लिए तहकीकाती कमीशन बनाकर जजेस में तफरीक डालने की कोशिश की है। बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से जल्द मुख्तसर अबूरी हुक्म जारी किया जाएगा। इसी मुनासबत से हमारा सवाल, इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के मामले पर मैं माज़रत चाहूँगी इम्तियाज़ गुल साहब, अभी हमें बराह रास्त जाना